हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश सर। इसके पीछे वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने देखा था एसिड और बेस क्या होता है। एसिड और बेस के बारे में डिटेल में पढ़ा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एसिड्स क्या होती है, यानी एसिड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेस पे टाइप एसिड जो है किस किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया, उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एसिड और बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के टाइप को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बेस के टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसिड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड का जो टाइप है किसके बेस पे पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बेस पर। कि एसिड के जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे पहले कि स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड जो हमारे हैं भैया दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? देखिए, जैसे एसिड क्या होता है, जो किसी एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर के साथ मिलकर के सॉल्यूशन बना है उसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी एसिड ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस होने से एसिड होता है, वो उसी से उसका एसिडिक नेचर भी शो होता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है उस हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कितनी है? अगर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली आयनाइज हो गई है। जो भी एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो रही है। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब कि एसिड के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में H+ आयन की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो ऐसे केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जांपल में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड भैया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाई वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, यानी उसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन जो भी एसिड हमारा है वो एसिड पूरी तरह से उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे केस में पार्शियली आयनाइज जब हो तो उसको वीक एसिड कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, वीक एसिड में आएगा। कार्बोनिक एसिड जो हमारा है H2CO3, ये हमारा वीक एसिड में आएगा। तो ये सब हमारे क्या है? वीक एसिड। ठीक, ये किस बेसिस पे है? ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। टाइप ऑफ एसिड तो है, लेकिन टाइप ऑफ एसिड किस बेस पे? स्ट्रेंथ के बेस पे। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन का मतलब हुआ कि जो भी हमारा एसिड है वो एसिड हमको मिल कहां से रहा है। ठीक है, जो भी हमारे पास एसिड है वो एसिड मिला कहां से, यानी वो एसिड आया कहां से हमको मिल रहा है वो। तो भैया देखिए, दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिन के बेस पर, दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे। एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जो हमको नेचर से मिलता है, जो हमको नेचर देती है, चाहे वो प्लांट से मिले या फिर हमारा एनिमल से मिले। ठीक है, अगर एसिड हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहा है तो ऐसे एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो हमें नेचर दे रही है। तो नेचर हमें या तो प्लांट से उसको दे रही है या तो एनिमल से देगी। ठीक है, तो प्लांट से मिला तो भी ऑर्गेनिक और एनिमल से मिला तो भी ऑर्गेनिक। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से मिले। जैसे हमारा साइट्रिक एसिड है, लेमन से मिल रहा है। ठीक है, साइट्रिक एसिड, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है। जरूरी नहीं है कि एक कोई भी हमारा अगर फूड मटेरियल है, कोई भी खाने वाली चीज है, उसमें सिर्फ एक ही एसिड होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक एक में कई कई सारे एसिड होते हैं, दो तीन एसिड भी हो सकते हैं। जैसे सारे साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें लेमन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें साइट्रस फ्रूट में जितने भी साइट्रस फ्रूट में लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे साइट्रस फ्रूट में अगर साइट्रिक एसिड है तो कोई और एसिड नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड देखते हैं। लैक्टिक एसिड
जो होता है हमारे कर्ड में मिलता है, सॉर मिल्क में मिलता है, जो खट्टा दूध होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड हमारा टोमेटो में, ये टोमेटो में भी मिलता है, और हम सॉरी टार्ट्रिक एसिड जो हमारा है भाई, टार्ट्रिक एसिड हमारा टैमरिंड में मिलता है, और टार्ट्रिक एसिड हमारा किसमें मिलता है, ग्रेप्स में भी मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। ग्रेप्स में भी मिलता है और टैमरिंड में भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। कई सारी बुक में इनऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिनरल एसिड लिखा मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में देखिए, अच्छा पहले समझते हैं इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड होता क्या है। तो भैया इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड हमें किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। ये हमें कहां से मिलता है भाई, ये हमें मिलता है लेबोरेटरी में, इसको बनाना पड़ता है, लेबोरेटरी में बना करके इसको तब यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम खाने में यूज नहीं करते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड होता है खाने में यूज नहीं होता है, ये हमारे लैब में किसी नई चीजों का फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना हुआ, ठीक है, उन सब में यूज होता है, ठीक। तो ये चीज हमारे फूड मटेरियल में नहीं मिलता, किसी खाने वाली चीज में नहीं मिलता, एनिमल में नहीं मिलता, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है किसको, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड को। तो जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये सब हमारे कैसे एसिड है, ये सब हमारे मिनरल एसिड है, या फिर इनको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्ड ऑन एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या हो गया भाई, अगर कोई भी एसिड है तो एसिड का मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होकर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से, किसी एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमारा एक हाइड्रोजन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से खाली एक हाइड्रोजन मिल रहा है तो उसको हम मोनोबेसिक कहते हैं, ठीक। अगर उसके ब्रेक होने से हमें दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो उसको हम डाइबेसिक कहते हैं, और अगर उसके ब्रेक होने से एक मॉलिक्यूल की, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से कितने मिल रहे हैं, तीन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो उसको ट्राइबेसिक कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं बेस्ड ऑन एसिडिटी। यही होता है हमारा एसिडिटी, कि मतलब भाई जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, उसी को कहते हैं, उसी के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेस्ड ऑन एसिडिटी, जिसमें हम तीन पढ़ते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। अगर एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन मोनोबेसिक, एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन डाइबेसिक, और एक मॉलिक्यूल से तीन हाइड्रोजन अगर हमें मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्राइबेसिक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बेस पर, ठीक। टाइप्स ऑफ बेस को यहां से पढ़ेंगे कि बेस के कौन कौन से टाइप है। तो देखिए, जो एसिड में हमने पढ़ा जिस बेस पर, उन बेस पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस को, ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर, ठीक है, बेस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जैसे एसिड में था भैया स्ट्रॉन्ग और वीक, वैसे यहां पर भी है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो वहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वीक में, और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यानी अगर किसी बेस के वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन जो ब्रेक होकर के निकल रही है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक, लिक्विड में, तो उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर वहीं पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीक बेस है, ठीक। तो बेस किस पे डिपेंड होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर कम है तो वीक, हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर ज्यादा है तो उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक। बहुत आसान होता है, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है, यानी पूरी तरह से सारे मॉलिक्यूल ब्रेक हो जा रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड की नंबर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर सारे के सारे ब्रेक नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक, पूरी तरह से वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में होगा हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर कम होगा, यानी लेस होगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी लेस है, कम है, तो इस केस में वीक होगा, अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा है मेरे भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं।
वीक में देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा वीक बेस होता है। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पर कि सॉल्युबिलिटी के बेस पर बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पर जनरली हम 2 टाइप के देखते हैं, अभी आगे देखेंगे एक और टाइप होता है, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मेनली हम 2 टाइप को पढ़ते हैं, किसके बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई घुलनशीलता। अगर हम किसी बेस को पानी में घोल रहे हैं, ठीक, किसी भी बेस को अगर हम पानी में घोल रहे हैं और अगर घुल गई वो पूरी तरह से, ठीक, यानी वो बेस अगर वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में वो डिसॉल्व हो जा रही है, घुल जा रही है, तो उसे एल्कली कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एल्कली कहते हैं। ठीक, यानी बेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी ऐसा बेस जो पानी में घुला जा सके उसे एल्कली कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हमारे कैसे हैं, एल्कली होते हैं। इनको पानी में घोलेंगे ना तो घुल जाएगा अच्छे से। ठीक, तो इसलिए इन्हें एल्कली कहते हैं। इनसॉल्युबल बेस यानी जिनको हम पानी में घोलेंगे और वो ना घुले, यानी डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अगर वाटर में वो नहीं घुल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व ना हो सके उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। जैसे हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। थोड़ा इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये घुलता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा घुलता है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसको एल्कली में ही रखेंगे क्योंकि ये घुलता है इसलिए एल्कली में रखेंगे। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा इसमें और कुछ केस देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से घुल गए, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे भाई, एल्कली। यानी जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहेंगे भैया, एल्कली कहेंगे उसे। जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहेंगे, एल्कली। तो ये हमारा क्या है, एल्कली है, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली कहते हैं। लेकिन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो ये दोनों घुलते तो हैं लेकिन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल बेस। ठीक, तो ये पूरी तरह से नहीं घुलते तो लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, डिसॉल्व स्लाइटली इन वाटर। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है भैया इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल का मतलब सीधी सी बात है जो घुले नहीं, जिनको हम घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं। तो अगर वो नहीं घुल रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल बेस। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी जो वाटर में ना घुले, डिसॉल्व ना किया जा सके। कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, वाटर में अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है इनसॉल्युबल बेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं इसको भी, जैसे वहां पर था एसिड ऑन एसिडिटी, ऐसे यहां पर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन बेसिसिटी। ठीक, बेसिसिटी का मतलब हो गया कि जो भी हमारा बेस है, ठीक, वो जब ब्रेक होगा तो कितने नंबर में हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 हाइड्रोक्साइड है तो भैया मोनो, 2 हाइड्रोक्साइड है तो भैया डाई, अगर 3 हाइड्रोक्साइड है तो ट्राई। बड़ा आसान होता है। ठीक, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को ध्यान देना है। अगर 1 हाइड्रोक्साइड है, किसी एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मोनो, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डाई, 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ट्राई। बहुत आसान होता है। ठीक है, इतना आसान होता है ये। ठीक, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एग्जाम में भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों भैया ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में हम पूरी तरह से क्या फिल कर दें,
एसिड, ठीक, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड फिल कर दे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस फिल कर दे। फिर इसके बाद एक तार जो कि ब्रेक है, इधर से ला करके इसमें यहां से छोड़ दे, इधर से ला करके यहां पर छोड़ दिए, ठीक है, ये पूरी तरह से इसमें डिप हो गया है, ठीक। और इनसे यहां पर कहीं से एक और दूसरा तार है जिनसे यहां पर एक बल्ब कनेक्ट है, ठीक है, यहां पर एक बल्ब कनेक्ट है और ये हमारा एक बैटरी है। बैटरी से आई एक तार हमने ब्रेक कर दिया और उस तार को ब्रेक करके हमने एसिड में डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो अगर ये एसिड स्ट्रांग है या फिर बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस है, तो ये बल्ब ग्लो होगा, ये बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि भले ही ये यहाँ पर ब्रेक हो गए हैं लेकिन ये एसिड या बेस जो भी है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होकर यहाँ तक पहुंचेगी और ये दोनों डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट में नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में भी पहुंचेगी, यहां पर इनका सर्किट क्लोज हो जाएगा, ठीक। जो सर्किट हमें ओपन दिखाई दे रही है सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एसिड या बेस जो भी हो कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें हाथ डालते हैं गलती से तो दो इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक तो उठा के पटकेगी, एक तो कोरोसिव नेचर की वजह से जलाएगी अलग, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा। इसके बाद देखिए भैया, तो पहला हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयन। हाँ, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं भाई, ठीक है, एसिड या फिर बेस, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्टर तभी होगा जब उसमें आयन होंगे, क्योंकि वही आयन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, देखो रैंडमली जब तक मूव कर रहे हैं उनमें एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी काम की नहीं है, लेकिन जब वही आयन हमारे जो भी आयन है, ठीक, अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें, देखिए आयन क्या होता है, आयन वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, आयन वही है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, उसी को करंट कहते हैं। तो भैया जिसके पास आयन है उसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो जो आयन होगा उसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसलिए कंडक्टर भी वही होगा। जो आयन नहीं है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं एक फिक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कैसे। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसमें आयन होना चाहिए। बिना आयन को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सेम यही कारण है कि ग्लूकोज जो है जिसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6, और जो हमारा अल्कोहल है जैसे हमारा इथेनॉल का अगर हम लिखें तो इथेनॉल का क्या हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल का हो जाएगा, मेथेनॉल का लिखेंगे CH3OH। तो ये भाई हमारा अगर हम अल्कोहल देखें या फिर हम ग्लूकोज देखें तो देखिए अल्कोहल में भी हमारे ये ग्लूकोज में भी हमारे हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अगर यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता, ना निकले खाली खाली हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हाइड्रोजन आयन मिल सकता है। यहां से अगर हम देखें तो हाइड्रोक्साइड पूरा अलग हो सकता था, हाइड्रोजन अलग से हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ग्लूकोज है अल्कोहल है इनमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन ना तो ये हाइड्रोजन को अलग करके ये हाइड्रोजन आयन ना तो प्रोड्यूस करते हैं और ना तो हाइड्रोक्साइड को अलग करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें दोनों आयन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना तो हाइड्रोजन ना तो हाइड्रोक्साइड। इसलिए हमारे भैया जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस दे आर नॉट आयनाइजेबल, ठीक है। ये आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए भैया, मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे बेस और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे एसिड, ठीक। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि मेटल वाले जो ऑक्साइड होंगे वो एसिड और जो नॉन मेटल वाले होंगे वो ये मेटल वाले जो होंगे बेसिक और जो नॉन मेटल वाले होंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल वाले एसिडिक और मेटल वाले बेसिक नेचर के, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल वाले हमारे किस एसिडिक हो जाएंगे और मेटल वाले हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे भैया, डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है। देखिए किसी भी रिएक्शन के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़े, या तो उस रिएक्शन के होने से हीट रिलीज हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यही होता है जो केमिस्ट्री के क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग कि देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन को होने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी जब हीट उसको मिलेगा तब रिएक्शन होगा, उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन खुद ही हीट लेती है, जब उसको हीट मिलेगा तब वो रिएक्शन होगा, अगर हीट नहीं मिल रही है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन वहीं पर एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के होने से हीट रिलीज होती है, जैसे किसी कैल्शियम ऑक्साइड को उठा करके पानी में डाल दीजिए, देखिए बुलबुला निकलने लगता है, थोड़ी देर में पानी पूरी तरह से गर्म हो जाती है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट का इवोल्यूशन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा जो डिसॉल्विंग एसिड होता है, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यही कारण है कि हम जब एसिड को देखते हैं तो एसिड अपना एसिडिक नेचर तब शो करता है जब पानी के साथ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोरेसिव नेचर का हो जाता है। इसलिए एसिड में कहते हैं कि एसिड जला देता है। क्यों जला देता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा एक इंडिकेटर जो हमारा है, नेचुरल इंडिकेटर, जिसकी हम कहते हैं लिटमस, कि लिटमस हमको मिलता कहां से है? तो लिटमस हमको भैया मिलता है प्लांट से। लिटमस कहां से मिलता है हमको? प्लांट से। कौन से प्लांट से? थैलोफाइटा डिवीजन का जो प्लांट होता है, थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। ये किस कलर का होता है? पर्पल डाई। ठीक, पर्पल डाई कलर का होता है, पर्पल डाई होता है ये। ठीक है, तो हमको कहां से मिलता है लिटमस? लिटमस प्लांट से मिलता है। किस प्लांट से? थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से मिलता है। लिटमस थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से बिलोंग करता है। ठीक है, यहां से हम लिटमस मिलता है हमें। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, यानी डिफरेंस यहां पर देखेंगे। तो भैया डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में? डिफरेंस यहां पर देखेंगे एसिड और बेस के बीच में। किसके बीच में? एसिड और बेस के बीच में। अच्छा, डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर किस बेस पे देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। किस बेसिस पे देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए दो चीजें होती है, तो फिजिकल हो गया तो केमिकल होगा। पहले फिजिकल देखते फिर केमिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखेंगे कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर नीचे लिखा है सबका, किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम एसिड और बेस में देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसमें किसमें कैसे शो होता है। तो पहले देखेंगे भैया टेस्ट कैसा है। तो हमारा जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक, और जो हमारा बेस उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, सॉर टेस्ट देता है एसिड और बिटर टेस्ट देता है बेस, यानी इसका टेस्ट कैसा? खट्टा सॉर टेस्ट। ठीक है, खट्टा टेस्ट देगा, सॉर टेस्ट। ठीक, और ये कैसा देगा? कड़वा टेस्ट। कैसा देगा? कड़वा टेस्ट। ठीक, तो एसिड का टेस्ट खट्टा यानी सॉर टेस्ट, और बेस का टेस्ट कैसा भैया? बिटर, कड़वा टेस्ट। आप देखते हैं लिटमस पेपर के साथ कैसा इफेक्ट होगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि एसिड जो होता है, एसिड ने थोड़ी सी गद्दारी क्या की कि ए के बाद हमारा क्या आता है? बी आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। लेकिन बी को इन्होंने ना लेकर क्या किया? इन्होंने सी को ले लिया। अब बी यहां से मिसिंग हो गई। अगर कोई चीज किसी को साथ छोड़ दोगे तो गुस्सा आएगा जरूर वो। अब वो गुस्सा है तो कैसा हो गया? लाल लाल। तो यहां पर देखिए बी गुस्सा करके कैसा हो जा रहा है? लाल कलर का हो गया रेड। ठीक, तो एसिड गुस्सा करके किस कलर का हो जा रहा है? लाल। अब उसके बीच में जो भी आएगा उसका जलना फिक्स है। तो भैया जैसे लिटमस पेपर को रखें उसके पास में, लिटमस पेपर उसी के साथ उसका क्या हो गया हाल? ब्लू से ब्लू लिटमस पेपर थे, बेचारे आए थे रेड हो गए। ठीक, अब जो रेड है वो तो रेड रहेगा ही, रेड तो रेड रहेगा ही, लेकिन जो ब्लू है वो कैसा हो गया? रेड हो गया। ठीक,
अब ठीक इसी का उल्टा याद रखिए, दूसरे को याद रखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग का अगर नहीं लगाएंगे खत्म हो जाएगा। ब्लू से हो जा रहा है रेड, ठीक है, उसका उल्टा रेड से हो जाएगा ब्लू, कौन, बेस, ठीक, दोनों में बनती नहीं ना। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो अगर दूसरा भाई खरीदेगा कहेंगे हमारा कलर मत लेना, भले ही मॉडल ले रहे हो, कलर थोड़ा सा बदल देना। तो यहाँ पर देखिए भैया ब्लू से रेड कह रहे हैं तो कहना है हम तुमसे उल्टा चलेंगे एकदम, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला क्या पलटेंगे कि हो जाएगा रेड से ब्लू, ठीक, ये कहेंगे कि तुम ब्लू से रेड कर रहे हो तो हम रेड से ब्लू हो जाएंगे, तुम गर्म हो तो हम ठंडे हैं, तुम्हारे विचारों के एकदम विपरीत है, ठीक है। वाटर के साथ क्या व्यवहार रहेगा, वाटर के साथ एसिड और बेस कैसे बिहेव करेंगे जरा ये देखते हैं। जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये भैया कहेंगे कि अगर हमें बेस को जब पानी में डालेंगे कहेंगे हम तुमसे कम थोड़ी ना है, तुमसे एक कदम आगे ही है, कहेंगे हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी लेकर निकलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे और ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो एसिड के साथ पहले मुलाकात होगी, उसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, बेस के साथ बाद में मुलाकात हुई तो बेस ने कहा वो हाइड्रोजन तो दही हम उनसे एक कदम आगे, हम ऑक्सीजन भी लेकर अलग होंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी लेके निकला, ठीक। आते हैं पीएच में, तो पीएच में देखते हैं भैया, अभी आगे आगे पढ़ेंगे हम पीएच को कि पीएच की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 14 तक होती है पीएच की वैल्यू, ठीक। तो जब पीएच की वैल्यू भैया 7 से कम हो, 7 से कम होती है तो वो एसिड नेचर को शो करता है, और जब पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, देखिए ये वाला जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, तो पीएच 7 से बड़ा है। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी मेरे भाई तो वो कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो कैसा नेचर शो करेगा, वो एसिड का नेचर शो करेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भैया। टच करेंगे तो टच करने पे कैसा फील होगा, तो ये टच करोगे तो भैया या तो जला देगा या तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये टच करोगे तो भाव खा के सरकने लगेंगी, ठीक है। जब बेस को टच करोगे तो बेस को टच करने से क्या होगा, भाव खाकर सरकने लगेंगी, स्लिपरी हो जाएंगी, सॉपी, कैसे होंगे, सॉपी नेचर को शो करेंगे, स्लिपरी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि बेस के साथ सॉपी नेचर, एसिड के साथ नॉट सॉपी यानी नॉर्मल बिहेव, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से देखिए अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एसिड वर्सेस बेस जो देखेंगे कि भैया एसिड और बेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, यहां पर हम देखेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे देखें कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, अगर एक एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो भाई साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भाई Na2CO3 और प्लस HCl, ठीक। Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट, सोडियम मेटल हमारा है तो मेटल का कार्बोनेट है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, साल्ट, कौन सा साल्ट, कॉमन साल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का साल्ट बन रहा है। और क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। तो क्या क्या बना, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है वो गैस होता है, देखिए एरो जो ऊपर की तरफ दिखा है ना ये गैस को शो कर रहा है कि एरो जो ऊपर की तरफ पॉइंट है तो इसका मतलब वो गैस है, क्योंकि गैस हल्की होती है ऊपर की तरफ भगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है लिक्विड की स्टेट में, और ये हमारा होता है कॉमन साल्ट, ठीक। तो अगर कभी एसिड का रिएक्शन इनसे जब होता है तो एसिड के रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब बेस के साथ आए हैं तो कहेंगे हम नहीं रिएक्ट करेंगे, बाप का राज है क्या, जबरदस्ती करोगे, नहीं करूंगा रिएक्ट, रिएक्ट नहीं करेगा बेस, तो करेंगे क्या। तो यहां पर देखिए नजरिए बड़े प्रेम से रिएक्ट कर लिए, रिएक्ट करके एक नहीं तीन बनाए थे बेचारे, तो मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो ही थे, लेकिन बना क्या, तीन बना, ठीक है, हम दो हमारे तीन, नो रिएक्शन। यहां देखिए अब है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्या है, यहां पर तो मेटल कार्बोनेट था, यहाँ क्या है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको बाइकार्बोनेट भी लिखा मिलता है, यानी रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट या फिर रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, आप रिएक्शन करा देते हैं इनका, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कहेंगे ठीक है, भले ही हाइड्रोजन ठुल ले आए, कौन सा हमारा क्या बिगड़ जाएगा, वही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो यहां बन रहा था साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर, तो दो चीजें तो हमारी फिक्स है। आंख बंद करके लिख दीजिए H2O और CO2। बनेगा क्या भाई, मेटल के साथ क्लोरीन लाया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, यहां पर क्या है भाई Na2CO3, यहां पर क्या है NaHCO3, यानी यहां पर खाली हाइड्रोजन आ गया, तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन वाले हमारे स्टोन बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा हम कुछ अलग नहीं बनाने वाले हैं, सो वही बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे, वाटर बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये भाव खाने लगे, नहीं करूंगा रिएक्शन, करा बाहर में जाओ, ठीक। अब आते हैं रिएक्शन विथ ऑक्साइड, ठीक। अगर हम एसिड का रिएक्शन ऑक्साइड से करा रहे हैं, बहुत आसान है, साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक, और साथ में क्या बनेगा H2O। तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या करना हमें, H2O पहले लिख देना है, फिर जो भी मेटल है उसी मेटल का साल्ट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर का साल्ट बना दीजिए, कॉपर के साथ क्लोरीन लेकर के, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड अगर है, मेटल ऑक्साइड, ठीक, तो देखिए जो एसिड है तो एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो इसका जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड चला गया हाइड्रोजन के पास में, ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके पानी बना लिया। अब बच गया बेचारा मेटल अकेला, मेटल आ गया उनके वाले के साथ और बना लिया क्या, साल्ट, ठीक। यहां पर ये भैया कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन कितने देर भाव खाएंगे देखेंगे, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इन्होंने कहा ठीक है थोड़ा हम भी देख लेते हैं। तो अब जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस कहेंगे मेटल से तो नहीं करूंगा, नहीं नॉन मेटल से कर लूंगा, ठीक है। तो बेस हमारे क्या है, नॉन मेटल से मिलकर के क्या बनाना है, साल्ट और वाटर, वही बनाना है ना। तो कह रहे हैं बनाऊंगा वही साल्ट और वाटर ही, लेकिन मेटल के साथ नहीं, नॉन मेटल के साथ। थोड़ी सी गद्दारी कर गए हैं, कह मेटल के साथ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन नॉन मेटल के साथ बना दूंगा, वही बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप भी करिए, थोड़ा सा हम भी कर रहे हैं, बना दूंगा, अभी तक तो नहीं बना रहे थे, लेकिन यहाँ बनाएंगे, लेकिन क्या बनाएंगे, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया भैया, देखिए साल्ट बनाया और पानी बना दिया, वाटर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहां मेटल के साथ बना रहा था एसिड, और ये बनाया किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, बना तो रहा है लेकिन नॉन मेटल के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे भैया आगे पीएच, ठीक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पीएच के बारे में, कि पीएच क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पीएच होता क्या है, ठीक है। तो पीएच एक स्केल होता है, पीएच क्या है कि स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। कहां से होती है, पीएच की वैल्यू जो होती है 0 से 14 तक होती है। अच्छा ये किस लिए होता है पीएच, पीएच हमारा होता किस लिए है, पीएच किसी की भी एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए होता है, किसी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी, यानी वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या फिर बेस की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, कैसा है, उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं भैया, पीएच स्केल का यूज करते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल की वैल्यू। तो कहोगे अभी तो पूछ ही नहीं रहा भैया पीएच मैं हूं कौन, चलो देख लेते हैं ये है कौन, ये भैया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी मतलब क्या होता है, पावर, बहुत पावरफुल आदमी है। और मैं क्या लिख रहा हूं यार, पी मतलब क्या होता है भाई, पावर, पी मतलब पावर। एस मतलब क्या होता है भाई, हाइड्रोजन। एस मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। पी मतलब हो गया पावर, एस मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पावर है,
सीधी सी पावर है। हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन कम हो गया, वीक एसिड हो गया। हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर उसी को हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यूज किस लिए होता है, चेक करने के लिए होता है। कोई चीज एसिडिक नेचर का है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई चीज बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है एसिड या फिर बेस है या फिर दोनों नहीं है, न्यूट्रल है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। तो पीएच क्या है भैया, स्केल है। ये ध्यान रखिएगा, पीएच एक स्केल है। तो इंडिकेटर कौन है, यहां पर हम पीएच को देखते हैं। तो इंडिकेटर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। आप बात करेंगे भैया ये कहाँ आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसको तो हमने सुना ही नहीं था कभी। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है किसके, सेवरल इंडिकेटर दैट एग्जिबिट डिफरेंट कलर एट वेरियस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, मिक्सचर है किसके, कई सारे इंडिकेटर्स का। सेवरल इंडिकेटर्स के मिक्सचर होते हैं जो क्या बताते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से इनका कलर अलग अलग होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है कलर चेंज होता है, फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटता है तो कलर चेंज होता है। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे इनका कलर शो होता है, ठीक। तो उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत स्मार्ट होते हैं, कलर बदलते हैं, रंग बदल लेते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन होता है। तो पहचानने का तरीका क्या है, कहते हैं मेरा कलर देख के पहचान लो भैया, मैं स्ट्रॉन्ग हूं या बेस हूं, एसिड हूं या बेस हूं, कलर देख के मेरा पहचानो, ठीक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी तक हमने देखा लिटमस पेपर, तो लिटमस एसिड के साथ ब्लू से रेड हो रही थी, लेकिन अगर हम रेड लिटमस दे देते तो उसमें कोनो बदलाव नहीं आ रहा था, रेड रेड ही रह रहा था। किसके साथ मेरे भाई, एसिड के साथ। लेकिन ये कह रहा ऐसा नहीं है, मुझे डालो एसिड में डालो या बेस में डाल दो, मुझे डालो कि एसिड या बेस में, तो मैं क्या करूंगा, कलर अपना बदल दूंगा। मैं जैसा कलर बदलूंगा उसी के हिसाब से जज कर लेना कि मैं कैसे नेचर का हूं, ठीक। जो भी तुम हो, मेरा कलर देखो, कलर देख करके पता कर लो कि भाई एसिडिक हो या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग हो या बेस हो, ठीक है। देख लो तो क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का, ठीक। तो काफी स्मार्ट होता है, कलर बदलता है, रंग बदलने वाला होता है, जिसको डिटरमाइन करते हैं पीएच वैल्यू को देख करके, ठीक है। देखिए आ गया सर। तो मेरे भैया 0 से लेकर 14 तक के ये हमारे पीएच स्केल के हैं कलर। ये हमारा पीएच स्केल जो है इसके कलर है, देखिए इस तरह से रंग बदलता रहता है। जब उसको हम डुबोएंगे तो अपना कलर जैसा करेगा उसी के हिसाब से वैल्यू मिला लो। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे भैया तो ये हमारा जो है विनेगर लगभग न्यूट्रल लगता है, लेकिन न्यूट्रल होता नहीं है। 7 को उठा करके मिलाओ न्यूट्रल से। 7 क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है। 7 क्या है, न्यूट्रल। अगर वैल्यू हमारी 7 है तो 7 को तुरंत समझिए वो न्यूट्रल है। 7 से कम आ गई, अब 7 से जब वैल्यू कम हो तो तुरंत क्या समझिए मेरे भाई, एसिड। अगर वैल्यू 7 से कम है तो क्या भैया, एसिड। और अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10, 11 या फिर 14 तक ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए 14 पे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर इस तरह से बढ़ती हुई 14 तक जा रही है मेरे भैया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, ठीक। यानी अगर 7 से ऊपर जाती है तो उसका कलर वो कैसे नेचर को शो करेगा, बेसिक नेचर को। और अगर 7 से कम होती है तो किस नेचर को शो करती है, एसिडिक नेचर को। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर 0 या 1 हो गया या फिर 2 के आसपास हो गया, एक सेकंड, अब अगर 0, 1 है तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर 1 पॉइंट समथिंग है या फिर 2 तक है, तो देख ही रहे हैं गुस्से से लाल है यानी जलाकर भस्म कर दूंगा। आ जाओ डाल दो, लोहे को जला करके खत्म कर देगा, ठीक है। बचा नहीं है किसी का इसमें। हाँ, तुम्हें डाल दिया जाएगा तो तुम्हारी स्किन जल जाएगी, फैट नहीं जला पाएंगे। इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि फैट को इतनी आसानी से गलाते, फैट के तोड़ ही नहीं पाते, ठीक है। अगर तुम्हें उठा के डाल दे इसलिए मोटा हो जाओ, खूब मोटे हो जाओ, दुबले रहोगे तो हड्डियां तो गली जाएंगी, कैल्शियम वैल्शियम होता है, लेकिन मोटे रहोगे चर्बी नहीं गलेगी। फैट वेट को ये गला नहीं पाते हैं, तो फैट को नहीं गला पाओगे तो सफेदी छा जाएगी शरीर पे, लेकिन बरकरार रहोगे, जिंदा रहोगे, ठीक है। तो देखिए फैट को नहीं गला पाएगा। तो अगर 1 या 0 है तो कैसे नेचर को शो करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है।
लेकिन अगर मेरे भाई यहां से आगे बढ़ा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो यहां पर देखिएगा थोड़े वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएंगे। तब 4, 5, 6 में आएंगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए। अच्छा, हमारा एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन लगभग 4 के आसपास होता है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जो हमारा होता है 4 के आसपास होती है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, एसिड रेन होता है। तो 4, 5, 6 के आसपास है तो वीक, 4 से नीचे आया तो स्ट्रॉन्ग, 7 हो गया तो न्यूट्रल। न्यूट्रल माने किसी काम का नहीं है, निकम्मा है वो। ना तो एसिडिक नेचर का शो करेगा, ना तो बेसिक नेचर का शो करेगा, न्यूट्रल रहेगा पूरी तरह से। जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि बगल में उनके तुम मार कर लो, पूछने वाले नहीं है, बगल से तमाशा देखेंगे खड़े होकर, ना तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। सेम कंडीशन 7 वाले की है, दोनों की तरफ से नहीं बोलूंगा, शांत खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला केस होता है 7 से ऊपर बढ़ोगे तो धीरे धीरे बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। तो 8 आ गया भाई, 9 आ गया, 10 आ गया, थोड़ा कम होता है, वीक बेस होता है। लेकिन जैसे 10 से ऊपर बढ़े भाई, 11, 12, 13, 14 पे आओगे तो इधर थोड़ा लास्ट वाले तक पहुंचते पहुंचते 12 तक थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, यानी अपना कोरेसिव नेचर शो करने लगेगा, तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बना है लगभग इसके आगे स्ट्रांग हो जाता है, इसके बाद स्ट्रांग हो जाता है, बीच वाले केस में वीक होता है। ठीक है, 7 वाले केस में लगभग न्यूट्रल होता है, 6 पॉइंट समथिंग में आ जाता है तब भी लगभग न्यूट्रल ही हो जाता है वो। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटा एसिड्स, एंटा एसिड क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी में रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ऑक्साइड। हाँ, तो देखिए एंटा एसिड क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम लोग ज्यादा खा लिए हैं तो इनडाइजेशन का केस हो जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे होता है HCl, इसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, जिसमें पेन भी होता है, ये पेनफुल होता है, कई बार वोमिटिंग भी आती है, वोमिटिंग की भी कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में करते क्या है? ऐसे केस में एंटा एसिड की टेबलेट या तो यूज करते हैं, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मिल्का मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, यानी कोई ना कोई बेस यूज करते हैं, किसी बेस की टेबलेट यूज करेंगे या फिर कोई भी बेसिक नेचर की चीजों को यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, जो स्टमक में एक्सेस एसिड है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड है वो रिलीज हो सके और हमें आराम मिल सके। ठीक है, तो ये एक्सेस एसिड क्यों होता है भाई? जब उठ पटांग खाना खा लेंगे, जंक फूड खाएंगे, स्ट्रीट फूड खाएंगे, फालतू की चीजें खा लेंगे ज्यादा, या फिर कई बार क्या हो रहा, फ्री का मुफ्त का मिल रहा, खाए जाओ ठूसे जाओ, तो इसी केस में ऐसे केस मानते हैं कि स्टमक में इनडाइजेशन का केस होता है। ठीक है, जिसके लिए हमें एंटा एसिड का यूज करना पड़ता है। अच्छा, एंटा एसिड के केस में होता क्या है मेरे भैया? पेट में क्या है? एसिड। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यही जो बेस होता है, इसी नेचर का जब हम कोई भी सब्सटेंस खाते हैं तो उसे एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एंटा एसिड की टैबलेट्स हो गई, ये भी हमारा बेसिक नेचर का है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मिल्का मैग्नीशिया काफी फेमस है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक, एक्सेस गैस को रिलीव करने के लिए होता है ये। ठीक, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, कुछ यहां से चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये इसका जो पीएच है 7 से 7.8 तक होता है लगभग। पीएच का रेंज जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन होते हैं उसकी जो पीएच का रेंज है 7 से 7.8 तक पीएच का रेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाई जो थिक क्लाउड्स ऑफ एसिड, थिक क्लाउड ऑफ एसिड सजेस्टिंग अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट एज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। बड़ी मस्त लाइन यहां पर है, थिक क्लाउड्स ऑफ एसिड, यानी एसिड की एक मोटी क्लाउड सजेस्टिंग अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। कहां पर होता है मेरे भाई? वीनस के एटमॉस्फेयर में। अच्छा, वहां पर कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। एक मस्त बात बताएं कि हमारा जो नेपच्यून होता है और यूरेनस होता है, यूरेनस और जो हमारा नेपच्यून है, इन दोनों जगह पर जानते हैं डायमंड की रेन होती है, डायमंड की बारिश होती है, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो
वहां पर क्या होता है, डायमंड की रेन होती है। फिलहाल इसका साइंटिफिक रीजन तो है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई जाकर के वेरीफाई तो कर नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है कि वहां पर डायमंड की रेन होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और सॉरी वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। तो यहां पर देखिए वीनस के एटमॉस्फेयर में एसिड देखने को मिलता है। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, वीनस, ठीक। इसके बाद देखेंगे अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द हनी बी स्टिंग। हनी बी स्टिंग, जो हनी बी होती है उनकी जो स्टिंग से मान लीजिए कोई गया हनी निकालने, वहां पर उसको हनी बी की स्टिंग से प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम के लिए अब उपचार करने जा रहा है भैया ट्रीटमेंट में, तो क्या यूज करेंगे, कोई बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर के लिए घर में है, अब घर में तो कोई दवा नहीं है बाई चांस, तो वहां पर बेकिंग सोडा अगर है तो बेकिंग सोडा का यूज कर लेंगे तो उनसे उनको रिलीफ मिल जाएगी। या फिर कई सारे प्लांट होते हैं जिनमें हेयर लाइक नेटल होते हैं, ठीक है, नेटल लाइक जैसे लीव्स में पत्तियों में कांटे निकले होते हैं, ठीक है, जिनको स्टिक कहते हैं, उनमें भी क्या होती है, एसिड होता है, ठीक। तो वो होता है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए कि प्लांट को कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक, कोई जानवर उनको जाकर के खा ना ले। तो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी खा लेगा तो उनकी पूरी बॉडी से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक। पता चला उनको खा लिए हैं तो बेचारे खाना कैसे बनाएंगे, तो ऐसे वो नष्ट हो जाएंगे। प्लांट छोटे होते हैं, बड़े हैं भी नहीं कि बचे हैं, तो पूरी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से उनका पूरी कम्युनिटी ही खत्म हो जाती। इसलिए वहां पर क्या होता है कि उनमें ये स्टिंग होती है जिनमें एसिड होता है, अब उनसे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक, या फिर कोई भी एसिडिक नेचर की चीजें। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सियापाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सियापेटाइट, इसका एग्जैक्ट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है, हाइड्रोक्सियापेटाइट, ठीक। ये होता क्या है, हमारे दांतों में लगभग 65% तक ये पाया जाता है, ठीक है, जो एनिमल होता है, एनिमल, ठीक, ये हार्डेस्ट मटेरियल है। हमारे बोन्स में भी होता है, हमारे टीथ में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे कहां पर पाया जाता है, टूथ एनिमल में होता है, ठीक। और ये भी जान लीजिए कि जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स में भी मिलता है, ठीक। ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनके सड़न से रोकता है। जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट में भी ये मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में, जिससे कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई साल्ट के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमने पढ़ लिया कि एसिड, पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया एसिड और बेस क्या होता है, इसमें हमने पढ़ लिया इसके टाइप को पढ़ लिया। टाइप को पढ़ने के बाद इसमें हमने पढ़ लिया कि पीएच स्केल क्या होते हैं, एसिड और बेस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इन सबको हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट क्या है, साल्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके यूजेस क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।